क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव जाति ने कब से मुद्रा का इस्तेमाल करना शुरू किया? जरा सोचो तो। पुरातत्वविद जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, उनका कहना है कि 7000 साल पुरानी जो सभ्यताएं थी वहाँ भी मुद्राएं इस्तेमाल होती थी। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इतनी पुरानी सभ्यताओं में भी मुद्रा का इस्तेमाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, मानव जाति को क्यों लगा कि मुद्रा की ज़रूरत है। इसी चीज़ को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। सोचो, एक आदमी है जिसके पास केवल गेहूं ही गेहूं है और उसके ना काम करते करते उसके जूते खराब हो गए, उसे अब नए जूतों की ज़रूरत है। तो वो गेहूं का बड़ा सा एक बोरा लेता है और लेकर वो मार्केट में जाता है। जूतों की दुकानों में जाकर वो कहता है कि भैया मेरे पास गेहूं है, तुम गेहूं ले लो और मुझे जूते दे दो। और जूते का दुकानदार कहता है भैया मैं तुम्हारी गेहूं लेके क्या करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो घूमता ही रहा, हफ्तों घूमता रहा, जब तक कि ना उसे ऐसा दुकानदार मिला जिसने कहा हाँ भैया मुझे गेहूं की ज़रूरत है, लो गेहूं दो और तुम जूते लो। तो बच्चों आप खुद ही देखो ये कितना इनएफिशिएंट तरीका है ना। कितना समय लगा, कितना मेहनत लगा उसको एक जोड़ी जूते खरीदने के लिए। इसीलिए बच्चों इसको ख़त्म करने के लिए, जिसको जो हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी कि ज़रूरतों की दोहरी संयोग, हमें ऐसा बंदा मिलना चाहिए, उसे वो चाहिए जो मेरे पास है, और मुझे भी वैसा बंदा मिलना चाहिए जिसके पास मेरे लायक चीज़ है। ये संयोग कब होगा, हू नोज़। तो इसको ख़त्म करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं या चीज़ें बेचकर हम उससे ले सकते हैं। सारा व्यापार, सारा क्रय विक्रय, सारा आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से हो सकता है। बच्चों आप ये जरूर जानो कि हर देश का अपना अलग मुद्रा होता है। एक ही मुद्रा से सब देश ना काम नहीं कर सकते। जैसे भारत में मुद्रा है रुपया, जैसे अमेरिका में मुद्रा है डॉलर, जैसे इंग्लैंड में मुद्रा है पाउंड्स, जैसे रशिया में मुद्रा है रूबल्स, जैसे फ्रांस में मुद्रा है यूरो। तो ये अलग अलग देश के अलग अलग मुद्राएं हैं और हर देश की मुद्रा उस देश के द्वारा अधिकृत होती है। उस मुद्रा को कोई भी नहीं बना सकता, केवल उस देश के लोग अपने देश के लिए वो मुद्रा बनाते हैं। इसको बिल्कुल आप याद रखना। अब आपके मन में आ रहा होगा तो आज जैसे हम मुद्राएं देखते हैं, पुराने 7000 साल पहले भी क्या ऐसी मुद्राएं थी? तो चलो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। आप इस तस्वीर को देखो, ये है बहुत पुराने समय की कुछ कौड़ियाँ। उस वक्त एक एक कौड़ी का कुछ मूल्य फिक्स किया जाता था और उस हिसाब से क्रय विक्रय होता था। थोड़ा और आगे बढ़ के आते हैं, कोई 1000 BC या 500 BC, उस वक्त के देखो कुछ तांबे के कॉइन्स मिले हैं। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 3rd सेंचुरी AD, ईसा बाद 3rd सेंचुरी AD या 4th सेंचुरी AD, ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं ना, उस वक्त गुप्ता साम्राज्य था और ये सम्राट समुद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा बनाई गई गोल्ड कॉइन्स हैं। तो ऐसे हर शासक ने अपने नाम के गोल्ड कॉइन्स छपवाए। मुगल सम्राटों ने भी अपने नाम के कॉइन्स बनवाई थी। हम और आगे आ जाते हैं और तब था हमारा उपनिवेश काल, ब्रिटिश राज जब इंडिया में था, तब के कुछ कॉइन्स देखो। और आज के जो कॉइन्स वो तो आप जानते ही हो, आज हमारे पास नोट्स हैं और हमारे पास कॉइन्स हैं। तो ये नोट्स और कॉइन्स कहाँ से बनती होंगी, कभी सोचा है आपने? ये नोट्स बनती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में 2 जगह में। एक है देवास मध्य प्रदेश में और दूसरा है नासिक। और ये जो कॉइन्स बनती हैं, भारत में 4 सरकारी टकसाल है जिसको गवर्नमेंट मिंट कहा जाता है। एक है कलकत्ता में, एक है मुंबई में, एक हैदराबाद में और एक नोएडा में। यहाँ ये कॉइन्स बन के आती हैं। तो ये कॉइन्स टकसाल से बनकर क्या हमारे पास सीधा चले आते हैं? नहीं, ये सारे RBI ही जारी करता है। ये RBI के थ्रू ये सारे भारतवर्ष में जाते हैं। RBI से ये बैंक्स में जाते हैं और बैंक से हमारे पास आते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लो कि हमारे देश में जितना भी व्यापार होता है, जितना भी क्रय विक्रय होता है, यह RBI के अनुमोदित रुपए या कॉइन से होता है। तो अब आप सोचते हैं, एक सिचुएशन ले लो, एक कि आपने किसी के साथ कुछ डिस्कस किया और उसने आपको कुछ पैसे दिए, 10,000 रुपये दिए। आप ये रुपए कहाँ रखोगे?
अब कुछ लोग आज की तारीख में भी ऐसे हैं जो घर जाके अलमारी में ताला लगा के रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ज़मीन में गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं और उसके ऊपर बैठे रहते हैं सारा दिन। पर इन सब मेथड्स इतनी अच्छी मेथड्स नहीं हैं। इसके लिए बैंक्स बनी हैं। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है कि आप उसमें आप जाइए और अपना आधार कार्ड दिखाकर आप अपना एक डिमांड अकाउंट, एक डिमांड खाता खोल सकते हैं। जब मर्जी आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, जब मर्जी आप इससे पैसा निकाल सकते हैं। और आपकी जो जमा राशि है, क्या बच्चों आप क्या जानते हो, बैंक आपको इस पर ब्याज देती है। तो है ना एक अच्छा तरीका। अब सपोज आपने अपने 10,000 रुपये जमा किए, अब आपने किसी के साथ कुछ काम करवाया, उनको आपको 10,000 रुपये देने हैं, तो आप वो कैसे दोगे, ये भी सोचना पड़ेगा। इसके कई सारे तरीके हैं। एक नंबर तरीका है कि आप एटीएम मशीन पर चले जाओ, पैसे निकाल लो और उनको दे दो। दूसरा नंबर तरीका है, आज आपके फ़ोन पे पेटीएम होगा, भीम यूपीआई होगा, फ़ोन पे होगा, गूगल पे होगा, अमेज़न पे होगा, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। ऐप के जरिए आप अपने फ़ोन से उनके पास रुपए पहुंचा दो। तीसरा नंबर पे हम आते हैं चेकबुक। बैंक, आप जब अकाउंट खोलेंगे, बैंक आपको एक चेकबुक इशू करेगा। आप इस चेकबुक पे जो भी अमाउंट लिखना है, जिसको देना है, उसका नाम लिखकर एक अकाउंट पे ही कर आप उनको दे दीजिए। वो अपने खाते में जमा करेंगे और आपके बैंक से उनके पास पैसे पहुंच जाएंगे। यही काम आप अगर चेक नहीं लिखना चाहते हो, आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हो। तो बच्चों देखो कितने सारे आजकल तरीके हो गए हैं जिससे आप पैसे जमा भी कर सकते हो, पैसे निकाल भी सकते हो, या पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। बैंक्स पे सरकार इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देती है? इसलिए कि बैंक की सारी व्यवस्थाएं काफ़ी सुनियमित होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सारी जो बैंक्स हैं ना, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सारी बैंक आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं और इनको समय समय पर आरबीआई को अपना रिपोर्ट पेश करना होता है। इसीलिए सरकार कहती है कि अपने पैसे बैंक में रखो, सुरक्षित रखो। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में पैसे रखने से थोड़ा झिझकते हैं या थोड़ा डरते हैं। कई बार बैंक का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपको कभी क्रेडिट की ज़रूरत हो, साख की ज़रूरत हो, तो आप बैंक से ना लोन ले सकते हो। एक एग्ज़ाम्पल ले लो। ये एक सज्जन हैं जो एक फैक्ट्री चलाते हैं। अब दिवाली से पहले इनको एक बड़ा सा ऑर्डर मिल गया। अब ऑर्डर के लिए उनको कच्चा माल भी तो खरीदना है, इनके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो बैंक के पास अपना ऑर्डर लेके दिखाते हैं और बैंक से उनको एक लोन मिलता है। कच्चा माल खरीदा, सामान बनाया और उन्होंने उसको आगे बेचा। उसके पास जो पैसे मिले उन्होंने बैंक का लोन वापस कर दिया। लोन वापस किया एक ब्याज के साथ। एक चीज़ आप जरूर याद रखना बच्चों कि बैंक आपके जमा पैसों पे जितना ब्याज देती है, पर जो कर्जा देती है ना, उसका ब्याज दर अधिक होता है, उससे ज़्यादा होता है। इसको आप भूलना मत। तो लोन अगर इतना आसान है तो लोग, हर बंदा लोन क्यों नहीं लेता है? कई बार लोग ना डर जाते हैं। किस चीज़ से? बैंक जब आपको साख देगी, क्रेडिट देगी, बैंक आपके साथ एक एग्रीमेंट बनाएगी, एक लोन एग्रीमेंट बनता है। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुछ शर्तें होती है। फॉर एग्जांपल, आप कितने दिन में ये कर्ज वापस करेंगे, आप कितना परसेंटेज ब्याज होगा, आपकी डॉक्यूमेंट सारी देनी पड़ेंगी आपको, और साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो आपको कुछ कोलैटरल यानी कि कुछ संपार्श्विक भी रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, सपोज़ आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक क्या करेगी, आपसे आपके मकान के कागजात बैंक रख लेगी और आप लोन चुकाते जाओ। जब लोन खत्म हो जाएगा, आपके कागजात आपको वापस मिल जाएंगे। इसी को कहते हैं कोलैटरल यानी कि संपार्श्विक। तो आप देखो बच्चों, एक गांव का बंदा जो मे बी साक्षर भी नहीं है, जो कभी किसी ऑफिस में नहीं गया है, तो इतने सारे चीज़ें जो करनी पड़ेंगी उसको, उससे वो घबरा जाता है। तो वो तब क्या करता है, औपचारिक क्षेत्र को वो छोड़ देता है, उधर जाता ही नहीं है, वो जाता है अनौपचारिक क्षेत्रों में, जो हैं साहूकार। ये तो हर गांव में साहूकार मिलते हैं जो लोन देते हैं। वो कभी कभी जाता है, अपना जो ज़मीन है उसका, जिस ज़मीन पे वो मजदूरी करता है, उस ज़मीन का जो ओनर किसान है उसके पास जाता है। कभी कभी अगर वो शहरों में है, वो कभी कभी अपने मकान मालिक से लोन लेते हैं, या किसी व्यापारी से लोन लेते हैं, या जहाँ वो कामकाज करते हैं उनसे कुछ लोन लेते हैं। तो बच्चों, सुनने में तो ठीक है, लोन लिया, पर आप ज़रूर याद रखना कि इन लोन की जो शर्तें होती हैं ना, और जो ब्याज होता है, ये काफ़ी ऊंचा होता है, मतलब बैंक के ब्याज से भी
ऊंचा, कई बार ये ब्याज इससे ऊंचा होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो कागजात वगैरह, शर्तें वगैरह बनती हैं, इसका बहुत अच्छा लिखा पढ़ी तो होता नहीं है, सारा विश्वास पे होता है। वो अगर अच्छा आदमी है तो वो आपके विश्वास का मर्यादा देगा, अगर नहीं है तो वो तो आपसे आपकी ज़मीन, आपकी घर, आपका जो भी है सब छीनने में बैठा रहेगा। कई बार लोग इस ऋण जाल में फंस जाते हैं। ये देखो, ये एक औरत है जिसके पास एक छोटी सी भूमि है। अब मानसून का सीज़न आ गया, खरीफ का क्रॉप उसे लगाना है, उसके पास पैसे नहीं है कि मैं बीज खरीदूं, कि मैं सिंचाई का प्रबंधन करूं, कि मैं खेत में मजदूरों को लगाऊं, कैसे करेगी? तो वो उसने साहूकार से कुछ लोन लिया और हो न हो उसी साल अकाल हो गया, पूरा खेत सूखा, उसका ना तो फसल हुआ, पर साहूकार क्यों छोड़ेगा उसको? साहूकार बार बार कह रहे हैं मेरे पैसे वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। तो वो क्या करेगी? उसके पैसे वापस करने के चक्कर में उसने किसी और साहूकार से एक और लोन ले लिया। तो इसके तो हो गए, पर एक और साहूकार, अब उसके पैसे वापस करने में एक और साहूकार से लोन लिया। ऐसे करते करते ना वो एक ऋण जाल में फंस जाते हैं और आखिर क्या होता है, उसकी ज़मीन भी उसके हाथ से चली जाती है और ज़िंदगी भर के लिए वो साहूकार को चुकाते ही रहते हैं, चुकाते ही रहते हैं, चुकाते ही रहते हैं। इसको कहते हैं ऋण जाल। ऋण जाल की जब हम बात कर रहे हैं और जब ऐसे सिचुएशन होते हैं, पर इनको देखने के बावजूद लोग बार बार इसी ऋण जाल में फंसते हैं। ये देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही अनौपचारिक क्षेत्र से कर्जा लेना पसंद करते हैं, ना कि वो औपचारिक क्षेत्र बैंक में जाए। और आई बात शहर की, जो लोग कम साक्षर हैं, जो ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास रोज़गार के ज़्यादा अवसर नहीं हैं, वहाँ देखा गया है कि वो अधिक से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र में जा रहे हैं। और जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ती है, जैसे जैसे रोज़गार बढ़ता है, जैसे जैसे लोगों की सिचुएशन थोड़ी बेटर होती जाती है, वो बैंक की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, आज की तारीख में क्या ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षरता दिलाएं, ताकि वो उनको समझ आए कि बैंक से लेना बेटर है। हर देश की सरकार चाहती है कि विकास के लिए हमें हर पर्सन के पास, हर बंदे के पास सस्ता और किफ़ायती क्रेडिट उपलब्ध करवाना है। तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? इसको समझने के लिए चलो हम चलते हैं बांग्लादेश। वहाँ एक बहुत महान समाज सेवक है जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस साहब। इनका मानना था कि देश के गरीब से गरीब, छोटे से छोटे कस्बे के हर इंसान के पास अगर हम क्रेडिट लेके जाएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया ग्रामीण बैंक, और इनके जो एजेंट थे वो हर गांव में जाते थे और हर कस्बे में जाते थे, हर घर तक पहुंचते थे और उनसे पूछते थे कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, कोई नई चीज़ करना चाहते हो, उसके लिए हम आपको क्रेडिट देंगे और काफ़ी किफ़ायती दरों पे हम आपको क्रेडिट देंगे। और मोहम्मद यूनुस साहब का कहना था कि उन्होंने देखा कि जितना गरीब इंसान होता है वो उतना ही तत्पर होता है कि मैं क्रेडिट अपना वापस करूं, ब्याज के साथ राइट टाइम पर वो अपना वापस करूं। तो ये ग्रामीण बैंक का जो एक्सपेरिमेंट था वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि मोहम्मद यूनुस साहब को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और जब इस कहानी को सबने सुनी तो सारे विकासशील देशों में आज कहीं ना कहीं ग्रामीण बैंक स्टार्ट हो गए हैं। हमारे देश में भी हर गांव-गांव में ग्रामीण बैंक पहुंच रहे हैं। तो एक तो रहा ग्रामीण बैंक, पर एक और तरीका है और उसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, चलो इसको भी हम देखते हैं। हर गांव में या हर कस्बे में 10 से 20 औरतें अपना एक छोटा सा ग्रुप बना सकती हैं और डेली वो जो रोज़गार करती है ना, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा वो ग्रुप के पास एक कॉमन पूल में रख देते हैं। तो ग्रुप के पास थोड़ा सा पैसा जमा होने लगता है। अब किसी को अगर बहुत ज़रूरत आ गई, उसे कुछ ऋण लेना है, तो वो अपनी अर्जी ग्रुप के पास देते हैं। ग्रुप के सारे मेंबर मिलकर उस पर विचार करते हैं और उसको कर्ज देते हैं और बहुत ही नॉमिनल ब्याज पर, बहुत ही छोटे ब्याज पर उनको कर्ज देते हैं। अब धीरे धीरे ग्रुप बढ़ती है, ग्रुप की शक्ति भी बढ़ती है। तब ग्रुप अपने को रजिस्टर करवाती है और बैंक के पास जाके कह सकती है कि हम इतने औरतें हैं, हम मिलकर कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, तो हमें आप लोन दीजिए। जैसे कि वो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, जैसे कि वो हैंडीक्राफ्ट्स का कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि वो अचार, पापड़, वड़ी ये सब बनाने का काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो बैंक से लोन लेते हैं और बैंक को सारे कागजात बनाते हैं और उसका लोन का वो वापस करते रहते हैं।
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के केवल ये आर्थिक स्थिति पे काम नहीं करते हैं, ये सामाजिक चीज़ों पर भी काम करते हैं। औरतें एक साथ बैठ के बातचीत करती है कि वहाँ शिक्षा का क्या प्रबंध किया जाए, स्वास्थ्य का क्या प्रबंध किया जाए, कानूनी क्या प्रबंध किए जाए। तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गाँव के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तो बच्चों, हमने क्या देखा? ये देखा कि ज़रूरतों की दोहरी संयोग को ख़त्म करने के लिए इंसान ने मुद्रा का आविष्कार किया, और हर देश की अपनी अपनी मुद्राएं हैं। ये सारांश आपके पास है, आप इसको अच्छी तरह एक बार देख लेना। और बच्चों, आप इस वीडियो को एक बार देख लो, उसके बाद ना आप चैप्टर को पढ़ना। जहाँ जहाँ अटक जाओगे फिर से आके वीडियो को देख लो, फिर वो पूरा चैप्टर आपके मन में एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर आप एग्ज़ाम में अपने शब्दों में सुंदर से सुंदर आंसर लिखो, ज़रूर बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको। एक लाइक बटन दबा दो, और अगर आप सब्सक्राइबर बन गए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो सब्सक्राइबर बटन पे दबा दो, और ऑल दबाने मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए एक नया और सुंदर टॉपिक पे वीडियो बना के ला रहे हैं। देखते रहो। क से कोशिश।